Hello all. So today we have with us Akash Sharma, who has scored AIR 419 in his one of the last attempts, I must say. And इन्होंने इससे पहले वाले attempts के अंदर RAS के अंदर भी 216th रैंक 179th रैंक क्या है कि अचीव किया है एंड ही वॉज बीन इनटू द RAS सर्विसेज. सो ही इज़ विद अस टुडे. तो हम देखेंगे कि इनके पर्सनल स्ट्रगल्स बहुत सारे रहे हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे. एट द सेम टाइम ही विल बी गेटिंग IAS बिकॉज ही बिलोंग्स टू PWD category 2 which is a low vision category and he will be getting IAS for sure this time. तो हम इनके पर्सनल स्ट्रगल्स को पूछेंगे एंड ही हैज़ अ लॉन्ग जर्नी, आई मस्ट से अ डिकेडल जर्नी. ठीक है, एक डिकेडल जर्नी है. तो एक्सपीरियंस यहाँ पर 2 years 3 years 4 years 5 years का नहीं है, बट एक डिकेड का एक्सपीरियंस है जिसको हम डिकोड करेंगे और हम सारे पर्सनल लेवल पे इनसे बातें करेंगे. और इनका ऑप्शनल ज्योग्राफी था तो इनके पास ज्योग्राफी का भी एक डिकेडल एक्सपीरियंस है विच ही कैन शेयर विद अस, जिसमें हम बताएंगे या फिर हम डिस्कस करेंगे कैसे ज्योग्राफी का नेचर स्टार्टिंग फ्रॉम 2013 और 12-13 जहाँ पर दो ऑप्शनल्स थे आई गेस, जहाँ पर इनके पास पबमेड और ज्योग्राफी ऑप्शनल था. फिर उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर से इन्होंने ज्योग्राफी ऑप्शनल से कंटिन्यू किया और अभी 2022 में ही सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 419. So we will welcome Akash sir on this podcast, and I would like to hand over the podcast further to Himanshu sir. So Himanshu will continue. Welcome Akash and congratulations for your success. And matlab, you are really an inspiration for so many people because I know you personally. So I know that how hard it has been for you, this journey. So without wasting much time, I'll give the mic to you so that you share कि एक broad share करो, बताओ बच्चों को कि अल्टीमेटली अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो और उसको पाने की चाह है तो वो मिल ही जाता है. तो मुझे लगता है कि ये जो बात है तुम्हारी स्टोरी में बिल्कुल फिट बैठता है. सो आई गिव द माइक टू आकाश. थैंक यू सो मच सर. सर ने बोला कि जो पाना चाहते हैं वो मिल ही जाता है. मैं इसमें थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ. मुझे लगता है कि जो भगवान देना चाहता है ना वो ढूंढ ढूंढ के दे ही जाता है, क्योंकि मैं यूपीएससी को छोड़ चुका था लेकिन शायद यूपीएससी ने मुझको नहीं छोड़ा. तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ. मैं राजस्थान में दौसा डिस्ट्रिक्ट के महुआ तहसील से हूँ. उसमें भी एक बहुत छोटा सा गांव है. एंड आई डिड माई schooling from government school till class 12. I was in a government school, typical government school, no infrastructure and with Hindi medium. After schooling I did my engineering from a local government college. वो भी कोई बहुत फेमस नहीं है, SKIT जयपुर से इंजीनियरिंग किया. तब तक ये भी नहीं था जैसे लोग बताते हैं कि बचपन में 7th क्लास 9th क्लास, मुझे तो पता भी नहीं था कि इंजीनियरिंग में क्या करना है. और मेरा कंजेनिटल कैटरेक्ट था, बचपन से बर्थ ब्लाइंडनेस थी. तो 2.5 years की एज तक 3 ऑपरेशंस ऑलरेडी हो चुके थे और इतनी आईसाइट आ चुकी थी कि मैं पढ़ सकता था. और ये मैं मेरे पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन मानता हूँ. उन्होंने ऑपरेशंस भी कराए और पढ़ाई पे हमेशा फोकस दिया. और मेरी मदर तो इलिटरेट है लेकिन फिर भी वो ये कहती थी कि पढ़ो, बस पढ़ो. और उनको ये भी नहीं पता था क्या पढ़ना है, उनको खुद इससे कोई मतलब नहीं था, बस एक ही चीज़ थी कि पढ़ाई करो. तो ये लाइफ चलती रही इंजीनियरिंग की. लेकिन 20% डिसेबिलिटी मेरे बर्थ से थी सर, और जो अभी आई है 40% ये बाद में आई. तो इंजीनियरिंग के बाद सॉफ्टवेयर में जॉब भी लग गई थी लेकिन आई साइड की वजह से. और दूसरा, तब मैंने पहली बार सोचा कि अब क्या करना है, क्या ये सॉफ्टवेयर में जाना है या नहीं जाना. तब से पहले कभी करियर के बारे में सोच नहीं था और गवर्नमेंट जॉब के लिए तो बिल्कुल ही नहीं सोचा. मुझे लगता है कि अपन तो हार्ड वर्किंग है और मेहनत करेंगे उतनी सैलरी प्राइवेट में मिल सकती है तो अपन तो प्राइवेट ही जाएंगे. तब जाके सोचा तो सिविल सर्विसेज का कुछ फ्रेंड प्रिपरेशन कर रहे थे तो उनके साथ मैं भी दिल्ली आ गया. और 2012-13 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की. एट दैट टाइम 2 ऑप्शनल्स होते थे तो आई चोज जोग्राफी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाई डिफॉल्ट बिकॉज एवरी वन वॉज टेकिंग जोग्राफी एंड पबेड. तो ये ले लिए, प्रिपरेशन स्टार्ट की, लेकिन बीच में ही ऑप्शनल चेंज हो गए और एक ऑप्शनल बचा था तो आई डिसाइडेड टू गो विद जोग्राफी. उसके बाद 2013, 14, 15, 16 बैक टू बैक 4 अटेम्प्ट दिए. हर बार प्रीलिम्स निकल जाता था. प्रीलिम्स भी इतने मार्जिन से निकलता था कि मतलब रुकने का तो कोई चांस था ही नहीं. फर्स्ट अटेम्प्ट में भी 123 मार्क्स थे GS1 में, जो भी उस टाइम पे भी अमोंग द हाईएस्ट थे. मुझे ध्यान है जो टॉपर थे गौरव अग्रवाल सर, रोमन सैनी सर, उनके भी यही रेंज थे 121 और 123 और यही मेरे थे. और उसके बाद
जब जैसे ही सीसेट हटा तो 2015 में 150 मार्क्स थे और 16 में 136 मार्क्स थे, लेकिन मेंस कभी नहीं निकला। उसके दो रीज़न थे, एक तो इंग्लिश मीडियम, तो हिंदी से स्कूलिंग की थी तो इंग्लिश का कंट्रोल, और दूसरा पता नहीं कहाँ से राइटर्स क्रैम्प की प्रॉब्लम डेवलप हो गई तो मैं लिख नहीं पाता था। तो 4 अटेम्प्ट में फेल होने का ये भी रीज़न था कि मेरा 40% से पेपर ज़्यादा कभी अटेम्प्ट नहीं होता था। मैंने इसके लिए काफ़ी ट्रीटमेंट भी लिया, एसएमएस से भी लिया, और कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बताते थे तो न्यूरोलॉजी से रिलेटेड मेडिसिन भी बहुत चली थी। उसके बाद मैंने यूपीएससी भी अप्रोच किया, जॉइंट सेक्रेटरी सर से भी बात हुई कि मुझे आप, मैं लिख नहीं सकता, मेरे राइटर्स क्रैम्प है, तो आप मुझे स्क्राइब की फैसिलिटी प्रोवाइड करो। तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि ये मेडिकल, ना तो मेडिकली प्रूव कर सकते हैं कि आपके राइटर्स क्रैम्प है और ना इसके लिए कोई सर्टिफिकेट बनता, तो आप हम आपको इसमें स्क्राइब नहीं देंगे, आपको लिखना है तो लिखो। तो पॉसिबल नहीं था, तो 16 में मैंने गिव अप कर दिया कि जब लिख ही नहीं सकते, प्रीलिम्स हर बार निकल रहा है बहुत अच्छे मार्जिन से, लेकिन लिख ही नहीं सकते तो फिर कैसे एग्जाम की, और ऊपर से बैक टू बैक पेपर होते थे। तो मुझे तो ध्यान है कि मैं मेडिसिन लेके जाता था और स्वेलिंग आ जाती थी थंब पे, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती थी कि वहाँ भी बोतल में वार्म वाटर लेके जाओ और गैप में उसमें पानी डालो, तब अगला पेपर लिखेंगे, और पेन किलर लो, ये सब लो, तब जाके, लेकिन तब भी पेपर क्लियर होने का तो चांस ही नहीं था। कि मुझे ध्यान था 14-15 क्वेश्चन मेरे लास्ट थे, आता अगर 20 क्वेश्चन भी है तो भी 15-16 से ऊपर कभी नहीं किया, तो वो फेलियर थी। 16 में मैंने छोड़ दिया था, 18 का अटेम्प्ट दिया था, वो वैसे ही दिया था जॉब के साथ, प्रीलिम्स तो तब भी क्लियर हो गया, लेकिन मटेरियल 16 में ही मोस्टली बेच दिया था, कुछ भी नहीं था, तो वो पास तो होना था ही नहीं, 18 में वो छोड़ दिया था। उसके बाद दूसरा ये भी रीज़न था कि एफसीआई में सिलेक्शन हो गया था एज ए मैनेजर, और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी 179 रैंक थी, तो राजस्थान तहसीलदार सर्विस मिल गई थी। मैं भी सेटिस्फाइड था कि एडमिनिस्ट्रेशन में आना था, और एडमिनिस्ट्रेशन की एक जॉब मिल गई, तो अच्छा चल रहा था। लगभग 2.5-3 साल तक तहसीलदार की सेवा में ही था, फील्ड में भी पोस्टिंग थी, और कोरोना महामारी सबके लिए ही आई थी, और हमारे लिए, मेरे लिए तो स्पेशली वो डबल डबल महामारी हो गई और एक अपॉर्चुनिटी भी बन के आई। तो कोरोना के टाइम पे, कोरोना बैक टू बैक 2 बार कोरोना हुआ, मैं फील्ड में पोस्टिंग था, और फील्ड में भी टफ पोस्टिंग थी, एडमिनिस्ट्रेशन ने रहने की व्यवस्था भी वहीं की थी, घर भी नहीं जाने दिया था ऑलमोस्ट 20 डेज तक, तो मॉर्निंग टू नाइट सिर्फ पेशेंट को कोविड सेंटर इन पे ही रहते थे, और रेटिना पहले से बहुत वीक था, तो उसकी वजह से वो, जैसे ये बताते थे लोग कि कोरोना ने जो आपका ऑलरेडी वीक पार्ट है उसको ही और वीक किया, तो मेरे लिए वीक पार्ट मेरा आईज थी, तो रेटिना वीक होता गया, ग्लूकोमा की प्रॉब्लम डेवलप हो गई, और एक आंख में तो विजन ऑलमोस्ट, राइट में तो बहुत ही कम होता चला गया, और अभी भी राइट में कम है, लेफ्ट में भी कम होता गया, लेकिन तब डिटेक्ट कर पाए और वो कंट्रोल हुआ। इसकी वजह से 40% डिसेबिलिटी हो गई, और फील्ड पोस्टिंग से, तहसील पोस्टिंग से नॉन फील्ड पोस्टिंग मिल गई थी सेटलमेंट ऑफिस में। तो अब वहाँ काम कम था, गवर्नमेंट ऑफिस साइड पोस्टिंग टाइप थी, लेकिन अब करते क्या, एक ही चीज़ में इंटरेस्ट था कि पढ़ लें, तो फिर से 4 साल बाद फिर से बुक्स उठा ली, और इस बार मैं, इसीलिए मैंने कहा था कि जो भगवान देना चाहता है वो देता है। पता नहीं राइटर्स क्रैम्प के भी क्या हुआ, तब इतना बड़ा इशू हो गया था कि कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रही थी। अब मैंने विदाउट मेडिसिन दोनों अटेम्प्ट दिए, और 21 में भी प्रीलिम्स में 115 मार्क्स थे, जबकि बहुत कम प्रिपरेशन थी। और दूसरा ये था कि शुरुआत कहाँ से करनी है। मुझे ध्यान है कि जब मैंने 2020 में 21 के लिए प्लान किया, तो मुझे लगा कि ऑप्शनल से ही चालू करते हैं। पहला ऑप्शन तो ये था कि ऑप्शनल चेंज करते हैं, ज्योग्राफी ने बहुत धोखा दे दिया, हर बार मार्क्स कम आते थे, लेकिन मुझे ये हमेशा लगता था कि मैंने उस लेवल का कभी प्रिपेयर भी नहीं किया था, तो मुझे लगा कि स्टार्ट या तो ऑप्शनल चेंज करते हैं। तो मैंने कुछ दिन पॉलिटिकल साइंस देखा, लेकिन मुझे लगा नहीं, ज्योग्राफी अपन को एक बार अच्छे से खुद से करना चाहिए, क्योंकि मुझे भी पता था कि मैंने पूरा नहीं किया। तो फिर सर का 500 प्लस पहले ऑफलाइन नहीं होता था, ऑफलाइन ही होता था, तो फर्स्ट बैच ऑनलाइन लॉन्च हुआ, तो मुझे जाने के साथ पहले दूसरे दिन ही मैंने वो ज्वाइन कर लिया था कि चलो ये मिल गया, कुछ इनिशिएट करने के लिए चाहिए था। तो 500 प्लस का कोर्स जून 2020 का पहला जो ऑनलाइन बैच था वो मैंने ज्वाइन किया। और ये भी एक, मैं सर से फेस टू फेस पहले कभी मिला भी नहीं था, ऑनलाइन स्टूडेंट ही रहा, और ऑनलाइन मैंने किया था। और 500 जो प्लस का कोर्स किया था, तो पहली बार मुझे लगा कि प्रॉब्लम ना तो ज्योग्राफी में थी ना मुझ में थी, प्रॉब्लम ये थी कि जो मैंने ज्योग्राफी तैयार किया है वो
बेसिक लेवल का था, या फिर ये कह सकता कि मैं ये नहीं कहता कि जहाँ मैंने पहले कोचिंग की थी उसकी प्रॉब्लम थी, वो उस टाइम के अकॉर्डिंग बहुत सही थी। उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन देखें तो 12 11 जो आ रहा था पेपर वो उससे सॉल्व हो रहा था। तो हमें भी कभी ऐसा नहीं लगा कि कोचिंग की प्रॉब्लम है या मटेरियल की प्रॉब्लम है। लेकिन जब 500 प्लस स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि ज्योग्राफी में बहुत कुछ है, क्योंकि जैसे डेविस तो पढ़ रखा है 2 पन्ने में, लेकिन जब सर के नोट्स, क्लास नोट्स भी जब ऑर्डर किए 500 के बाद, मुझे पता चला कि डेविस अपने आप में ही एक बहुत बड़ी थ्योरी है। और डेविस पेंक पे ही स्लोप डेवलपमेंट खत्म नहीं होता। पहले इतना ही पता था कि डेविस पेंक और यहीं स्लोप हो गया कंप्लीट। फिर पता चला कि उसके बाद तो ये तो एक छोटा सा पार्ट है, आगे तो ये तो बेस था, आगे क्रिटिसिज्म के बेसिस पे कितनी थ्योरी आई स्लोप की है। तो और पढ़ने में मेरा इंटरेस्ट था, तो मैंने सर का 500 स्टार्ट तो कर दिया था, लेकिन मैं उसको अच्छे से कैरी ऑन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरी फील्ड में ही तब तक पोस्टिंग थी। और फिर जब नॉन फील्ड पोस्टिंग हुई तब मुझे टाइम मिला, तो मैंने 500 भी पूरा कंप्लीट किया। टेस्ट एक भी नहीं लिख पाया था, क्योंकि बेस तो था ही नहीं, 500 ही था। और उसके साथ मैंने अच्छा ये किया कि सर कहते थे कि आपको वो कंप्लीट करना है तो क्लास नोट्स भी देखो। मैंने क्लास नोट्स भी ऑर्डर कर लिया तभी। तो क्लास नोट्स और 500 ये मैंने दोनों कंपाइल करके, और सर कहते थे कि अगर कंप्लीट करना है तो कंसोलिडेट करो, मेमोराइज करो। तो मैंने कंसोलिडेट करने के लिए खुद के नोट्स बना दिए। और रियलिटी है कि 500 और क्लास नोट्स उसके कंबाइंड मैंने हर टॉपिक के पूरे नोट्स बना लिए। तब मुझे लगा कि और ज्योग्राफी सही में अब कंप्लीट। तब मैंने उसके बाद बुक्स, जो सर ने मेथड बताया कि पहले नोट्स करो, मैंने फिर ये होने के बाद मैंने बुक्स ऑर्डर की थी। सारी बुक्स फिर से ऑर्डर की जो आपने बताई थी। एक तो जियोमॉर्फोलॉजी मैंने ऑर्डर की थी, एक फिजिकल ज्योग्राफी सविंदर सिंह, आर डी दीक्षित, और मॉडल्स माजिद हुसैन की ह्यूमन ज्योग्राफी। और लोग तो पढ़ते हैं, लेकिन मैंने ओशियनोग्राफी और इन सब की सविंदर सिंह परचेज भी नहीं की। मुझे लगा कि ऐसा कुछ है भी नहीं कि जो नोट से इनसे कवर नहीं हो रहा। बाकी ऑनलाइन सर्च कर लेता था मैं तो जितना मिल रहा है, तो इससे मैंने वो ज्योग्राफी किया। नहीं, बाकी ज्योग्राफी पे मैं थोड़ी देर में आना चाहूँगा, बट इतना बड़ा इंट्रोडक्शन इसलिए था क्योंकि इतना बड़ा एक्सपीरियंस है यूपीएससी के अंदर, मोर देन 10 ईयर्स का। और मुझे लगता है कि यूपीएससी एग्ज़ाम को लेके और उसमें ज्योग्राफी ऑप्शनल को लेके अगर कोई एक ऐसा पर्सन पूरे इंडिया में है अगर, तो हमारे पास आज बैठा हुआ है जिसका जो पूरा का पूरा रिसर्च है इतने सालों का, और ज्योग्राफी का जो एक एक्चुअल में नेचर है एज अ टॉपिक इन ज्योग्राफी ऑप्शनल एंड यूपीएससी, तो उसको समझने के लिए यू आर द राइट पर्सन इन इंडिया एज ऑफ नाउ। तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि क्या जब ज्योग्राफी को स्टार्ट किया था तब जो ज्योग्राफी का आपका देखने का नज़रिया था, और उसके बाद ज्योग्राफी ने आपको कैसा रिस्पांस दिया यूपीएससी की तरफ से, और फिर वो ग्रेजुएशन जो हुआ, इवोल्यूशन जो हुआ ज्योग्राफी प्रिपरेशन का आपका अपने पर्सनल लेवल पे, उसमें क्या क्या चेंजेस आए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? ज्योग्राफी मैंने तो उस टाइम्स देखा 12 से, जब बिल्कुल डिफरेंट था और बहुत बेसिक था। और तब तो ये था कि वो कुछ साल पहले तक तो 60 मार्क्स से क्वेश्चन भी आते थे। और पहले ये भी था कि कुछ ही पोर्शन कर लो अच्छे से, कुछ छोड़ दोगे तो भी चलता है। ह्यूमन ज्योग्राफी तो बहुत ही कम पढ़ते थे। पर्सपेक्टिव इतना सा होता था कि शायद 20 25 पेज में जो टॉपिक लिख रहा है वही कर लो। अब पर्सपेक्टिव और जियोमॉर्फोलॉजी इतना हो गया। तो ज्योग्राफी का इवोल्यूशन मैंने भी देखा। और दूसरा, ज्योग्राफी मेरा यूपीएससी से रिलेटेड नहीं रहा। मैंने फिर ज्योग्राफी में मास्टर्स भी कर लिया था, नेट जेआरएफ निकाला, और विदाउट एनी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन मैंने, जो कि राजस्थान में तो बहुत बड़ा एग्जाम माना जाता है मेरे लिए, बड़े असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आरपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है, वो भी मैंने निकाला। और बेस वही सर के नोट्स और जो मेरा यूपीएससी का था उसी के बेसिस पर आज मैं ज्योग्राफी से असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में, और पीएचडी भी प्लान की है। तो मैं मानता हूँ ज्योग्राफी तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, एग्जाम ओरिएंटेड पता नहीं, लेकिन ज्योग्राफी मैंने बहुत डिटेल में देखा भी है, चेंजेस भी देखे, और ज्योग्राफी को डीपली भी बहुत देखा। तो इतना डीप अंडरस्टैंड करने के बाद ज्योग्राफी को और इसका पूरा नेचर एंड टू एंड देखने के बाद, अगर कोई नया एस्पिरेंट यूपीएससी के अंदर ज्योग्राफी ऑप्शन को चूज करने का प्लान बनाता है, तो उसके लिए उसको कहीं माइंड में ये तो नहीं आएगा कि यार इसमें मुझे कम से कम 2 3 4 साल लग जाएंगे क्लियर करने के लिए यूपीएससी को विद ज्योग्राफी ऑप्शन? और अगर ऐसा लग जा सकता है, या फिर क्या है कि मार्केट में ऐसा अभी भी क्या है कि एक थॉट प्रोसेस है कि भैया इसमें तो बहुत लेंदी है, बहुत टाइम लगेगा, तो उस टाइम पीरियड को उस प्रोसेस के अंदर कैसे कम किया जाए? इस पे मैं बोलना चाहूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले भी क्वेश्चन आया, मेरा कजिन भी अभी प्रिपरेशन में आया है। तो जैसे लेंदी एक बहुत बड़ा, अब मैं तो इसको मिसकंसेप्शन मानता हूँ कि ज्योग्राफी को लेंदी बना रखा है। लेंदी का मतलब क्या है? वो कह रहा था भाई ज्योग्राफी में तो कहते हैं कि 2 महीने एक्स्ट्रा लगते हैं। तो मैंने कहा 2 महीने एक्स्ट्रा का मतलब क्या हुआ? 2 कॉपी एक्स्ट्रा।
2 कॉपी एक्स्ट्रा कितना हुआ आप ये अगर देखो। और ज्योग्राफी का कुछ पोर्शन तो इतना अच्छा है कि एक बार अगर अच्छे से कर लिया, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी है, तो बार बार करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है लेंदी, ये सच्चाई है कि लेंदी है, लेकिन लेंदी के साथ इतना भी नहीं है कि आप उसको इंजीनियरिंग ऑप्शन की तरह 1 साल चाहिए। मुझे ये मानता हूँ, मैं 100% श्योर हूँ कि 6 मंथ्स में, 5 to 6 मंथ्स में ज्योग्राफी को यूपीएससी के लिए, और तो पता नहीं, ज्योग्राफी तो अनलिमिटेड है, यूपीएससी के लिए इजीली किया जा सकता है। और लेंदी के पॉइंट पे अगर आते हैं तो मैं ये कहूँगा 1 कॉपी एक्स्ट्रा है, वो पढ़ने में एग्जाम टाइम में सिर्फ 2 ही दिन लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज्योग्राफी के लिए 1 साल चाहिए और के लिए और 4 महीने में होते हैं, ये 6 महीने में हो जाएगा। 1 कॉपी या 2 कॉपी एक्स्ट्रा होंगी तो 3 दिन में 1 कॉपी पढ़ सकते हैं। अगर खुद की प्रिपेयर नोट्स है तो 3 दिन एक्स्ट्रा हुए एग्जाम टाइम में। तो कोई लेंदी वाला अगर लेंदी की वजह से छोड़ रहे हैं ज्योग्राफी, तो मुझे लगता है उस पर तो नहीं छोड़ना चाहिए। ज्योग्राफी अगर देखा जाए तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं मदर ऑफ ऑल साइंसेस। और मदर ऑफ ऑल साइंसेस इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मल्टी डायमेंशनैलिटीज हैं और डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स के साथ ये ओवरलैप करता है। और इसी ओवरलैपिंग की वजह से मुझे लगता है कि जो जीएस में ओवरलैपिंग है ज्योग्राफी की कंपैरेटिवली, वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू मेनी अदर ऑप्शनल्स विच आर देयर। सो अगर हम देखें तो जीएस पेपर 1 में ओवरलैपिंग अच्छी है, पूरा पूरा ज्योग्राफी का तो पार्ट है ही है। फिर आपका इंडियन सोसाइटी के काफ़ी सारे पार्ट्स ज्योग्राफी से कवर हो जाते हैं। और फिर उसके बाद अगर आप जाओ पेपर 3 में तो आपका पूरा एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारे पोर्शंस हो जाते हैं, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट। इनफैक्ट देर आर सम एरियाज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी जो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे, इनफैक्ट पेपर 2 में भी बहुत हेल्प करता है। तो जो ओवरऑल इसका ओवरलैपिंग है वो बहुत बेनिफिशियल है। ये भी एक रीज़न है कि आप देखोगे कि जो बहुत सारे जो टॉपर्स होते हैं जीएस के, उसमें हमेशा 10 में से 5 ज्योग्राफी के आपको मिलेंगे मेंस में। और अभी अगर हम प्रीलिम्स में भी जैसे देखें इसी साल का, तो ज्योग्राफी के जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 18 क्वेश्चंस थे और अराउंड 14 क्वेश्चंस थे आपके एनवायरनमेंट इकोलॉजी से। तो आप सोच सकते हो कि 100 में से 32 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 1/3 आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल ही आपको कवर कर देता है। तो मतलब वो तो ह्यूज कंट्रीब्यूशन। तो आकाश, मैं भी 1-2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। बेसिकली जैसे तुमने बताया कि मैंने फिर जब 2020 में स्टार्ट किया वापस से पढ़ना, तो मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं 500 प्लस करने, और उन्होंने अपने जो ऑप्शनल फाउंडेशन बैचेस कहीं से कर रखे हैं, तो उनकी एक लर्निंग हो चुकी है, एक लेवल ऑफ, एक लेयर ऑफ लर्निंग हो चुकी है। मैं अपने 500 में एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करता हूँ, और वो ये प्रॉब्लम होती है कि जो बच्चे हैं वो चीज़ों को अनलर्न नहीं कर पाते। तो बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने सीख रखी है वो उसको अनलर्न नहीं कर पा रहे। कई बार वो बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं वो गलत भी हैं इनफैक्ट, बट अब वो क्या हो रहा है कि वो जो पहले पढ़ा है उसको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, और जो नई चीज़ें हैं वो जानते हैं कि बेटर है, जो 500 प्लस में मिल रहा है वो बेटर है, तो उसको तो उनको छोड़ना ही नहीं है। तो फिर वो उसको क्या करते हैं, कंपाइल करने में लग जाते हैं, और वो कंपाइल करने के चक्कर में ना उनका वो पुराना कंटेंट अच्छे से कंसोलिडेट हो पाता है, ना 500 प्लस कंसोलिडेट हो पाता है। तो ये जो तुमने मतलब जो नई शुरुआत की, तो क्या वो ब्रेक बहुत इम्पोर्टेंट था, या एसेंशली जो मतलब कैसे ओवरकम किया ये प्रॉब्लम ऑफ जो अनलर्निंग है? क्योंकि मैं जहां तक समझता हूँ अनलर्निंग लर्निंग से भी ज़्यादा मुश्किल काम। ये सर बिल्कुल 100% सही है। ये अर्न लर्न करना ये इम्पोर्टेंट भी है, डिफिकल्ट भी है। तो मेरे लिए तो ये भी ऑटोमेटिक हो चुका था, क्योंकि मैं तो 16 में सब कुछ फेंक चुका था। तो मैं, बुक्स तो थी नहीं, मैं तो अपने आप अनलर्न होके ही, मेरे लिए तो फ्रेश था, तो स्टार्ट किया था। और दूसरा ये बिल्कुल सही है कि एक बार तो मुझे भी लगता था कि पुराने जहाँ से किया है वही नोट्स अगर मिल जाए तो, क्योंकि मुझे वो पता है। तो मुझे लगता है कि अनलर्न करना डिफिकल्ट तो है, लेकिन उसकी जगह दूसरा ये कर सकते हैं कि अनलर्न की जगह मुझे लगता है रीलर्न करने पर अगर फोकस हो, तो अपन को जाना चाहिए ना कि क्या एग्जाम की डिमांड है, और क्या आपके जो पुराने नोट्स हैं वो उसको कंप्लीट कर पा रहे हैं, 500 प्लस उसमें क्या ऐड कर पा रहा है। तो अगर ये जाने की जगह टॉपिक वाइज जाए, अगर
वैसे क्योंकि जो जो ज्योग्राफी आती है डेविस पेंग आता है, तो मुझे लगता है कि अगर डेविस की थ्योरी आपको लगता है कि आपके नोट्स में है और कुछ 500 जैसे मैं तो पहले उसमें चैनल पे भी डाला था कि मैंने नोट्स लगभग सबके देख रखे हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो ऑर्डर कर देता था, मेरे पास यही काम था, तो इधर उधर से देखते रहो पढ़ते रहो। तो मैंने देखा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपके क्लास नोट्स में है, जैसे वो डेविस के 3 मिस्टेक जो खुद ने एक्सेप्ट की थी, वो रेयरली कहीं मिलते हैं कि उसने स्ट्रक्चर को भी मान लिया था कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन अल्टीमेटली साइकिल पे ही आएगा। रिजुवनेशन को भी उसने ले लिया था, और ये जो थार क्लाइमेट को भी उसने मान लिया था कि ये भी वेरी कर सकता है। तो ये इनडायरेक्टली कहीं मिल जाएगा, लेकिन डायरेक्टली ये मुझे आपके नोट्स में मिला था, तो मुझे लगता है कि ये ऐड कर लो। आपने कहाँ से किया है कोर्स, उससे ज़्यादा ये जरूरी है ना कि एग्जाम में क्या जरूरी है और क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं। तो अगर डेविस का बेसिक कहीं से हो गया तो ये आप उससे ऐड कर लो। और मुझे लगता है कि अगर डेविस में ये पॉइंट लिखेंगे, दूसरा आपने विल्सन साइकिल के साथ जो उसको ऐड किया था कि अगर उससे, क्योंकि डेविस को सब ऐसा मानते हैं कि सब बकवास ही थ्योरी दी थी, ज्योग्राफी में ये बना रखा है कि उसने दी थी कोई काम किया नहीं, लेकिन अगर विल्सन साइकिल से ऐड करें तो ऐसा लगता है कि वो तो सही थी, बस अपन को पर्सपेक्टिव चेंज करके देखना है। तो मुझे लगता है कि इसको रीलर्न करने की जरूरत है। अपने फाउंडेशन आपने किया है, उसमें टाइम स्पेंड किया है, तो उसको आप 500 के साथ ये देखो ना आपको टॉपिक कहाँ से कंप्लीट हो रहा है। अगर आपका टॉपिक आपके नोट्स और इससे हो रहा है तो, और दूसरा जो आप हमेशा कहते हो कि कंसोलिडेट करो, तो मुझे लगता है कि आप क्यों ये इस पे फोकस नहीं होना चाहिए ना कि इससे करना है उससे करना, आपको टॉपिक कंप्लीट करना है। तो आप तो 4 जगह से करके खुद का नोट्स बना लो। मैंने तो यही किया था, मेरा हर टॉपिक पे मैंने खुद के हैंड रिटन नोट्स बना लिए थे, वो उसमें बुक का भी ऐड है, उसमें एक्चुअली तो कुछ टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन भी ऐड है। अगर डेविस पे 4 क्वेश्चन है तो एक साथ 4 क्वेश्चन लिख दिया। अभी शायद नोट्स तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं डालूंगा तो आप देखेंगे तो उसमें है, तो वो क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं, डेविस भी है, उसके साथ उससे रिलेटेड जो 4 क्वेश्चन है वो भी उसी पेज पे आंसर चाहे शॉर्ट में लिखा लिख दिए। तो मेरा तो ये है कि टॉपिक कंप्लीट करो, आप नोट्स कहीं से भी लो, 500 को उसमें ऐड करो, वैल्यू ऐड करके आपका टॉपिक बिल्कुल कॉम्प्रिहेंशन तैयार हो जाना चाहिए। बात समझ में आती है, और मैं ये मैसेज बच्चों को स्प्रेड भी करना चाहता हूँ कि कई बार ये जो बात आती है ना कि आप अभी जैसे परसेप्शन है, कई बच्चे ज्योग्राफी से लिख रहे हैं, उनके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि वो चेंज कर देते हैं सब्जेक्ट, अपना ऑप्शन चेंज कर देते हैं। फिर से क्या हो रहा है कि वो उसी स्ट्रगल में वापस चले जा रहे हैं। नए ऑप्शनल को पढ़ना अपने आप में वो एक बड़ा स्ट्रगल है, क्योंकि कोई भी ऑप्शनल है वो एक्चुअली में बड़ा होता है, और उसमें क्या हो रहा है ना कि सक्सेस जो होता है वही दिखाई पड़ता है, उसके नीचे कितना बड़ा फेलियर है। अगर मान लो कि अगर 1000 बच्चों ने ऐसा किया है, चेंज किया है, तो उसमें से एक ही है जो सिलेक्ट हो पा रहा है, बाकी जो हैं वो नहीं हो पा रहे, तो वो नहीं दिख रहे हैं, बस वो सक्सेस स्टोरी दिख रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक चीज जो सीखने की बात है जो आकाश की स्टोरी से है, कि जो आकाश ने बोला कि जब वो प्रिपेयर कर रहा था, जब उसने 20 में फिर से स्टार्ट किया, तो एक फ्रेश स्टार्ट, और वो जो फ्रेश वर्ड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास जब आप इस जंक्चर पे पहुंच जाते हो और अब आपको चूज करना है कि हमें कौन सा बात करना है, तो आपको फ्रेश करना है। तो ईदर इट इज कि आप दूसरा ही ऑप्शन लो लेकर के उसको फ्रेश करो, लेकिन वो टास्क थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आप ज्योग्राफी में ही अगर एक फ्रेश फ्रेश स्टार्ट करो, एक नए माइंडसेट के साथ जाओ, तो देन थिंग्स चेंज हो सकते हैं, रिजल्ट्स चेंज हो सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली देखो, सीधी सी बात यह है कि मार्क्स तो आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मार्क्स मिल रहे हैं, आपको नहीं मिले तो इसका मतलब है कि आपके अप्रोच में कोई ना कोई गड़बड़ रही। ये सर इस पे मैं ऐड करना चाहूँ क्योंकि जो आपको कुछ मेरे लिए तो बहुत रिलेवेंट है। पता नहीं कितनी बार ये ऑप्शन आया था, ये ऑप्शनल चेंज कर लो, जब 16 तक जब फेल होते थे तो हर बार यही लगता था कि ऑप्शनल चेंज कर ले। तो मैं और मेरा फ्रेंड, चलो उसका नाम भी ले लेता हूँ क्योंकि उसने इनडायरेक्टली बहुत हेल्प की, मैं और रोहित जो साथ साथ रहते थे, हम दोनों दोनों का ज्योग्राफी ऑप्शनल था, उसका मीडियम हिंदी था। हम दोनों ही बार बार फ्री होते थे, दोनों ये कहते यार इस बार अगर फेल हुए ना तो ज्योग्राफी छोड़ देंगे। लेकिन मैं उससे ये कहता था कि ज्योग्राफी छोड़ दे, लेकिन अपन एक चीज तो पूछे क्या ज्योग्राफी अपन ने कंप्लीट कर लिया क्या। मतलब मैं उससे कहता था कि अपने दिल से ये पूछते हैं कि ज्योग्राफी जो तैयारी होनी चाहिए वो अपन ने कर ली क्या। और दूसरा, पहले शशांक सर थे एलएस में, वो कहते थे कि आप अपने ऑप्शनल में टॉप में आ रहे हो क्या, पहले ये तो देख लो आप आपके ऑप्शनल में टॉप 5 में आ रहे हो क्या, बाद में तो आप क्रिटिसाइज तो कर लो। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कई बार कुछ ऑप्शनल में ये भी नहीं करा कि आप चेंज ही मत करो, कई बार होते हैं कि वो बिल्कुल सूट ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आपका बिल्कुल पर्सपेक्टिव ही ऐसा है कि आप उस ऑप्शनल, जैसे मेरे डायग्राम और ये पुअर थे, लेकिन मुझे लगता था ज्योग्राफी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और
मैं ज्योग्राफी को कभी अच्छे से कर ही नहीं पाया, क्योंकि वो साइकिल में ऐसे थे कि प्री मेंस, हर बार प्री होता था, मेंस देते, फिर लगता इस बार तो इंटरव्यू कॉल आएगा, इंटरव्यू की तैयारी करते, फिर प्री आ जाता। तो कभी मैंने ज्योग्राफी की, ये सच्चाई थी, मैंने 4 अटेम्प्ट दिए 16 तक, कभी मैंने बुक्स देखी नहीं थी, कोई सी बुक नहीं पढ़ी थी, क्योंकि ना तो ज़रूरत लगती थी और ना टाइम मिला था। तो मुझे लगता है ऑप्शनल चेंज करने से पहले एक बार ये भी देख लेना चाहिए कि जो कर रहे हो वो क्या तुमने कंप्लीट कर लिया क्या। तो अगर ऐसा लगता है कि बिल्कुल मैंने तो कर लिया, अभी भी जो मेरा दोस्त है उसने शायद ऑप्शनल चेंज किया, लेकिन वो फिर भी कह रहा था यार ज्योग्राफी से ही दे लेता, अपन ने ज्योग्राफी कभी सही में अच्छे से तो किया ही नहीं था। तो ज्योग्राफी अपन हमेशा क्रिटिसाइज करते रहे, लेकिन है ना, ज्योग्राफी पूरा तो अपन ने कभी नहीं, या पर्सपेक्टिव तो अपन ने कभी अच्छे से पढ़े ही नहीं थे। तो मैं ये मानता हूँ कि ऑप्शनल चेंज करने से पहले ये तो देखो कि आपने वो ऑप्शनल में 100% दे लिया, जो बेसिक होना चाहिए वो आपने कर लिया। जैसे PYQ, मैं सच्चाई बताऊं, मैंने 2016 तक कभी PYQ ज्योग्राफी के किए ही नहीं थे, ना कोई बुक कभी देखी थी, टेस्ट तो लिखे थे लेकिन कभी बुक नहीं देखी थी, और उसके अलावा कभी PYQ नहीं देखे थे, टेस्ट लिख लिए थे बस। तो मुझे लगता है कि ये सब जो बेसिक चीज़ है कि आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हर टॉपिक तैयार किया है, वो मैंने नहीं किया था, PYQ मैंने नहीं किया था। लेकिन इस बार मैंने ये सोचा था कि 21 वाले अटेम्प्ट में मैं ये काम करूंगा, तो मैंने PYQ के कुछ के तो हैंड रिटन सॉल्यूशन भी बनाए थे, कुछ 500 से कवर हो गए थे। बाकी जो बुक्स, जैसे आपने बताया कि पर्सपेक्टिव पे RD दीक्षित पढ़ो, जो बुक मतलब बेसिक जो बुक होनी चाहिए थी वो मैंने रेफर की, और तब मेरे 146 मार्क्स पे आ गए। तो मुझे लगा कि पहले ज्योग्राफी को अपना कंप्लीट करके दे लेते हैं, उसके बाद नहीं होता तो, वैसे मेरा अटेम्प्ट देने का तो था भी नहीं, मैंने अपनी तरफ से छोड़ दिया था। लेकिन जो और लोगों के क्वेश्चन आता है तो ये तो बार बार आया था कि बार बार मेंस फेल होते थे और लगता था कि ऑप्शनल चेंज कर लें कुछ। अब जीएस कर नहीं सकते चेंज, फेल तो जीएस में भी हो रहे थे, मार्क्स तो वहाँ भी नहीं आ रहे थे, लेकिन उसके लिए तो कभी कहा ही नहीं कि जीएस चेंज कर दें, तो क्यों ज्योग्राफी। तो मुझे लगता है कि एक बार जो ऑप्शनल है उसको आप अच्छे से करके देख लो। और मैं तो ये मानता हूँ कि आप है ना, एक दो कोचिंग के नोट्स देखो कि ज्योग्राफी में क्या क्या एक्स्ट्रा हो सकता है, तब आपको पता चलेगा कि अपन पढ़ते हैं वही ज्योग्राफी नहीं है, कई बार बहुत चीजें एक्स्ट्रा हैं कि जो। और ऑप्शनल में मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, जीएस है ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वो मास्टर्स का है। और जो, क्योंकि मैं इसलिए बता सकता हूँ, मैं अब असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, उसको जो मतलब सीनियर है वो कॉपी भी चेक करते हैं। तो ऑप्शनल में आपको डीप जाना पड़ेगा। तो आप अगर सिर्फ सोच रहे हो कि मैं कुछ नोट्स पढ़ लूँ या कुछ पढ़ लूँ, उससे नहीं होगा, आपको सही में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के अलग पर्सपेक्टिव से उसको पढ़ना पड़ेगा। आपको यह सोचना पड़ेगा कि मतलब एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, प्रोफेसर ज्योग्राफी का, वो ज्योग्राफी को कैसे देखता है, वो बहुत जरूरी है। तो उनके लिए पर्सपेक्टिव और जियोमॉर्फोलॉजी, मैं तो बात करता हूँ ना, यही निकलते हैं उनके मुंह से हमेशा। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी चालू होती है पर्सपेक्टिव से, और इधर फिजिकल होती है जियोमॉर्फोलॉजी से। ये कोई डिटेल में नहीं पढ़ा था, कोई भी नहीं पढ़ा था, जितना शायद आपके नोट्स में, ये किसी नोट्स में नहीं है। डेविस 2 पन्ने में भी हो सकता है, डेविस 10 पन्ने में भी हो सकता है। तो पहले आप वो 10 पन्ने देखो तो सही, उसके बाद देखो ना आप क्वेश्चन को कैसे लिखोगे। तो मैं मानता हूँ पहले एक बार जो है वो कंप्लीट करके देखो, तब भी नहीं हो रहा तो चेंज कर सकते हैं। आकाश सर, मतलब अब अगर आपने ज्योग्राफी को एज ए स्टूडेंट भी देखा, फिर अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह भी देख रहे हो, तो अगर मैं पूछूं कि एक जो टिपिकल ज्योग्राफी का आंसर होता है, उसमें कोई एक एवेलुएटर क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को देखता होगा? क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका मेंस 2023 आ रहा है, और वो ये चीज़ को बहुत ज़्यादा क्या है कि माइन्यूटली ऑब्जर्व करना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको अपने आंसर में पुट करनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो जो एक एज जो होता है 0.5 से लेकर 1.5 मार्क्स का, वो उनको मिले। इस पे मैं बताऊं, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर तो बहुत कम एक्सपीरियंस रहा है, 3-4 मंथ्स का ही रहा है, और कुछ ही सीनियर से बात हो पाई थी इस पे। क्योंकि मेरा तो यही था, तो मैं उनसे पूछता था कि आप मतलब क्या देख, अगर आप देखोगे तो क्या ही देखोगे उसमें। बोलते कि हम तो देखेंगे तो ज्योग्राफी देखेंगे उसमें। तो मेरा मानना है कि एक तो ज्योग्राफी को ज्योग्राफी की तरह से देखना, उसमें क्या है कि आप, जैसे कई बार होता है कि हम थिंकर्स के नाम नहीं देख रहे, तो मुझे तो लगता है कि अगर जैसे कोर ज्योग्राफी आपको उसमें डालनी पड़ेगी, क्योंकि उन जो एक आप प्रोफेसर के एंगल से देखो ना, उसने वो कोर ज्योग्राफी, उसने पीएचडी कर रखी है, उसने उसमें डीप पढ़ रखा है, तो उसके लिए वो थिंकर्स के नाम, उनकी बुक्स और उनकी जो थ्योरी है वो दिल से करीब होती है। तो पर्सपेक्टिव जियोमॉर्फोलॉजी और ये सब जो है ना, जैसे अगर आप प्लेट टेक्टोनिक्स भी पढ़ रहे हो तो उसमें ट्यूजो विल्सन का नाम अगर आएगा तो उसको मजा आएगा। या आप पढ़ रहे हो कोई भी थ्योरी पढ़ रहे हो, तो उसमें अगर अच्छा सा डायग्राम बनाओगे जो एडवांस लेवल का है, तो मैं कहता हूँ कि बुक्स में देखो। मैंने इस बार ये भी किया था, मैंने इंडियन ज्योग्राफी की खुल्लर तो सब देखते हैं,
मैंने और भी जो माजिद हुसैन सर की बुक थी उनकी भी वो मंगा ली थी, और मैंने डायग्राम सारे देखे, डायग्राम कॉपी कर लिए थे टॉपिक वाइज। मुझे लगता है कि एक तो उनको डायग्राम देखना चाहिए, और उनको कोर ज्योग्राफी, बिल्कुल। जो ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, ज्योग्राफिकल थिंकर्स हैं, वो उसमें पक्का आपको चाहिए। जैसे अगर पर्सपेक्टिव भी है तो आप उसमें डालो, रेडिकल के 2-3 नाम डालो, चाहे आपने, क्योंकि ऊपर वो मुझे तो लगता है ज्योग्राफी में कॉपी, या कोई यूपीएससी में वो देखते हैं कॉपी, चाहे सरसरी देखते हैं, लेकिन वो जो उनको तो कोर चाहिए ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ज्योग्राफी में ज्योग्राफी तो डालनी पड़ेगी। और ये मैंने इस बार भी देखा कि आप वैल्यू एडिशन उसमें होना चाहिए। प्लेट टेक्टोनिक्स पे बस वहीं तक मत रह जाओ कि मेजर प्लेट माइनर प्लेट, किसने थोड़ा सा आगे जाओ, बिल्कुल। थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा आगे। तो पीछे में तो आप ये देख सकते हो ना कि टेलर ने क्या दिया, उसके बाद ट्यूजो विल्सन ने प्लेट की कॉन्सेप्ट दिया, और भी उसमें 3-4 मैकेंजी का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। आप बोलो और एक स्टेप आगे भी जाओ कि उससे जो सर पढ़ाते हैं माइक्रो प्लेट टेक्टोनिक्स तक आओगे, तो एक स्टेप पीछे और 2 स्टेप आगे आप जाने की कोशिश करो जो कॉन्सेप्ट है उससे। अब जैसे कि एक और यहाँ पर एक बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि आकाश सर का जो स्कोर रहा है प्रीलिम्स के अंदर, अगर मैं एवरेज निकालूं तो मुझे लग रहा है कि अराउंड 125 मार्क्स जीएस पेपर 1 के आए हैं, विच इज़ इन इटसेल्फ ए सरप्राइजिंग एलिमेंट। तो सर अगर मैं पूछूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्री के लेवल पे क्या है कि काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, और आपका जो स्कोर है वो एवरेज से, अबव एवरेज से भी ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो उसके क्या रीजन है? एक चीज़ तो ये पक्की कि आप यू आर अ वेरी वोरेशियस रीडर, आप अच्छे से, आपने क्या कि चीज़ें पढ़ी हैं, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, तो उसने आपको सपोर्ट दिया हो। बट स्टिल अगर कुछ आप चीज़ें डिकोड करना चाहो कि प्री के लेवल पे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको हर साल बहुत मिनिमम टाइम में वो अबव एवरेज स्कोर को क्या है कि अचीव करने में हेल्प कर रही हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हेल्प कर सकती प्री के लिए तो बिल्कुल बता ही सकते हैं, मेंस में तो फेल हुए थे, लेकिन प्रीलिम्स में तो ये रहा कि मुझे ध्यान है जब पढ़ते थे तो टीचर बोलते थे कि पीटी मास्टर ही बन के मत रह जाना, प्री निकालते जा रहे हो, मेंस फेल हो रहे हो। तो मुझे लगता है सब लोग कहते थे ऐसा क्या है, और तो मैं नाम लिया वो दोस्त का, रोहित, उसने भी 8 अटेम्प्ट ले लिया, और हर बार इस बार 8th मेंस लिख रहा है वो। है? मैं ऐसा करता हूँ उसका इस बार निकले, बहुत उसने बहुत मेहनत की था। उसका और मेरा हमने बराबर अटेम्प्ट, उसने तो एक्स्ट्रा दे लिया, तो कभी प्रीलिम्स रुका ही नहीं। तो ऐसा तो नहीं है कि ये तुक्का है, ये तुक्का एक बार लगेगा, 2 बार लगेगा, और इतना मार्जिन से 15 में जब सी सेट हटाया, जब सी सेट था तो थोड़ा जीएस पे कम फोकस था, तब भी 123, सी सेट हटा दे तो 150 मार्क्स, फिर दोबारा 136 मार्क्स, फिर अब पहले ये भी कह सकते हैं कि लोग नहीं, वो तो पुराना पैटर्न था, उसमें तो आ जाते होंगे, इजी आता था। और 2021 में भी 115 थे, जबकि बहुत कम, और 2022 में तो 30 मई को रिजल्ट आया था इंटरव्यू का, मैं फेल हुआ था, और मैंने मेंस के बाद एक अक्षर भी नहीं पढ़ा था, सिर्फ इंटरव्यू के लिए पढ़ा था। तो हिम्मत भी नहीं थी कि प्री होगा नहीं होगा, निकल नहीं पाएगा। तो उसमें 2 रीजन थे कि कुछ तो ये था कि चलो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो कट ऑफ कम जाएगी, और दूसरा घर वालों ने कहा कि खोने को तो कुछ है ही नहीं, दे देते हैं, तो वो दिया। उसमें भी मैं अभी मार्कशीट देख रहा था, 96 मार्क्स है, जीरो प्रिपरेशन। मुझे पता है कि 16-17 जनवरी को मेंस कंप्लीट हुआ, और 5 जून को प्रीलिम्स दिया। मैंने प्रीलिम्स के लिए एक अक्षर ही नहीं पढ़ा था, लेकिन प्रीलिम्स दिया तो 95 मार्क्स आए। तो अब मैं अगर उसको शायद डीकंस्ट्रक्ट कर पाऊँ तो मैं बता सकता हूँ, एक तो मेरा फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग थे, मतलब अगर बेस का अगर मानो तो सर फंडामेंटल मैंने इतना ध्यान दिया था कि, अब जैसे आपने बताया कि पढ़ाई का तो ये था कि, और ये एक वीकनेस भी है मेंस फेल होने के लिए, सही बात। मैं पॉलिटी की कोई किताब छोड़ी नहीं, लेकिन रिवीजन नहीं करोगे तो और कंसोलिडेट नहीं करोगे तो मेंस में तो वो बाहर आएगा नहीं। तो मुझे ध्यान है कि बेस मेरा फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग था। पॉलिटी में अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो जैसे मैं बता रहा था, तो 13 तो सही होनी है। इकोनॉमिक्स में ऐसा ही कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन है, जैसे इन्फ्लेशन पे हर बार घुमा के क्वेश्चन आएगा, और वो लेकिन मेरे कभी गलत नहीं होते थे। हिस्ट्री में मैं धोखा खा सकता हूँ, ज्योग्राफी मेरा था ही, ज्योग्राफी तो गलत होने ही नहीं थे, और पॉलिटी तो ये लगभग पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, ये 60-70 क्वेश्चंस यहाँ कवर हो जाते हैं। और जो पढ़ने की हैबिट थी उससे क्या है कि मैं करंट का मटेरियल तो पढ़ता ही था, एक कोचिंग का नहीं 2 को पढ़ दिया। रीडिंग करना ही अच्छा लगता था, मैं रिवीजन में मुझे हमेशा से प्रॉब्लम थी, वो मेंस में फेल होता था। लेकिन 1-2 चीज, एक तो बेस था वो पहले ही इतना स्ट्रॉन्ग था कि जैसे पॉलिटी थी तो उसकी जो बुक थी, मैंने डीडीएस भी पढ़ी है, मैंने सुभाष कश्यप भी पढ़ी है, लक्ष्मीकांत तो सभी पढ़ते हैं, कोचिंग का मटेरियल भी पढ़ा है कि फ्री रहते पढ़ लेता था। ये हिस्ट्री में था, प्लासी टू पार्टीशन भी पढ़ी है, विपिन चंद्र सब पढ़ते हैं, वो तो पढ़ी है ही। इससे क्या होता है, मैं प्रीलिम्स के लिए ये कहना चाहता हूँ कि बाइड जो आप रीडिंग करते हो ना वो काम आ जाती है। मेंस में डीप चाहिए, लेकिन प्रीलिम्स में डीप के साथ
बाइड भी होनी चाहिए, कई बार क्वेश्चन एक ही बुक से नहीं आए, तो अगर आपने थोड़ा सा बाइड कर रखा है, बेस जो लक्ष्मीकांत सब पढ़ रहे हैं वो तो आप पढ़ो ही, उसमें से तो गलत होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर क्यूरेटिव पेटिशन और रिव्यू पेटिशन ये क्वेश्चन आ रहा है, तो ये अगर बाहर से आ रहा है, न्यूज से आ रहा है, तो ये आपकी बाइड रीडिंग इसमें काम आएगी। तो प्रीलिम्स के लिए दो चीज मैं बता दूं, एक तो आपकी रीडिंग बाइड रखो जिससे इधर उधर के क्वेश्चन आ जाए वो भी आप कर सको, क्योंकि अभी तो कुछ ज्यादा होने लग गया है। 23 का तो मैंने अटेम्प्ट नहीं दिया, लेकिन मुझे तो 100% श्योर है कि मैं अगर उसमें बैठता मैं तो वो भी निकालता। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं क्योंकि 22 में भी थोड़ा तो ऐसा ही था। अब तो लोग कह सकते हैं कि बैठे नहीं तो पीछे से कुछ भी कह लो, तो लेकिन मैं अगर मेरे दोस्त ने निकाला है ना, जो हम बिल्कुल साथ एक मीटर पड़े, और मुझे पता मैं निकालता, और मेरा फॉरेस्ट का भी हर बार क्लियर होता था। तो एक तो बाइट रीडिंग ज्यादा बोल जाता हूँ, बाइट रीडिंग ये मुझे लगता है कि जरूरी है। और दूसरा जो बेस है वो इतना स्ट्रांग हो कि पॉलिटी के क्वेश्चन तो गलत मत करो ना, बाहर की बात तो छोड़ो, तो लक्ष्मीकांत सर हैं वो तो सही होने चाहिए। तो ये दो की वजह से मेरा हर बार निकला। मैं करंट का भी पढ़ता रहता था न्यूज, और दूसरा न्यूज़पेपर आज जो, हाँ नए पैटर्न के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि आप कोचिंग मटेरियल से थोड़ा बाहर निकल के न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, क्योंकि अभी मैं 2 साल से देख रहा हूँ कि जो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं करंट से रिलेटेड वो न्यूज़पेपर से कवर हो सकते हैं, क्योंकि और तो आप कितने सोर्स पढ़ोगे, 4 कोचिंग के मटेरियल तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन न्यूज़पेपर तो आप पढ़ सकते हो। तो जैसे ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ क्यूरेटिव पेटिशन, ये भी एक्सप्लेन पेज में था, और भी ये कुछ बेल से रिलेटेड लॉ आते हैं, ये बुक में नहीं मिलेंगे, मटेरियल में भी आपका हो सकता है फोकस नहीं है। तो न्यूज़पेपर पहले प्रीलिम्स के लिए लोग बोलते थे कि इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी तो न्यूज़पेपर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं और इसमें अब आकाश सर की पर्सनल लाइफ और पर्सनल स्ट्रगल्स पे बात करते हैं, और मतलब ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग एक स्टोरी है। तो मतलब सर मैं यही पूछना चाहूँगा आपसे कि मतलब इतना आपका लंबी जर्नी रही, कुछ लोग तो 10 महीने में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, चले जाते हैं यहाँ से, कुछ लोगों को 10 महीने बाद लगता है कि गलत जगह आ गए, ठीक है। आपका पूरा 10 साल का एक पूरा स्पैन है अगर देखा जाए तो, प्लस इसमें आपके साथ क्या है काफ़ी लेवल पे क्या है कि डिप्स आए, ठीक है। यूपीएससी के लेवल पे भी काफ़ी स्ट्रगल्स हैं, फेलियर्स हैं, फिर पर्सनल लाइफ के लेवल पे अगर देखें तो बायोलॉजिकली भी आपको क्या है कि काफ़ी स्ट्रगल्स करने पड़े। तो जब ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही थी, तो आपका जो माइंडसेट था वो कितना वीक हुआ, और हुआ या नहीं हुआ, और जब वो वीक होता भी था तो तब आप क्या ऐसी चीज़ें करते थे कि वो वापस क्या है कि आप अपने आप को ट्रैक पे लेके आते थे, या वो होना स्वाभाविक है, वो सबके साथ होता ही है और उसमें से निकलना ही क्या है कि एक वॉरियर की सही निशानी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कि अब माइंडसेट जब वीक होता है आपका, स्पेशली जब आपके पास कोई हेल्थ एलिमेंट हो, जब आपके पास कुछ ऐसी चीज़ क्या है कि आपको डिमोटिवेट करने के लिए हो, जो कि बहुत ज़्यादा क्या है कि हटा नहीं सकते हैं हम, उसको हटा ही नहीं सकते हैं रियलिटी को, तो उस टाइम पे माइंडसेट कैसे आपका पैन आउट करता था, क्या आप माइंड में सोचते थे और उससे कैसे रिकवरी करते थे, उसके बारे में पूछना चाहूँ। ये माइंडसेट और मेंटल हेल्थ, इसमें भी दो अलग अलग फेज रही हैं। जो पहला 16 तक का फेज था, उसमें तो ये काफ़ी ज़्यादा फेस किया था, कि मुझे ध्यान है 14 का जब अटेम्प्ट था तो प्रीलिम्स तो निकल गया था, लेकिन फिर वही मेंस आते ही राइटिंग वाला चैलेंज, तो यहीं 40 में। इसमें बस मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आज आकाश सर हमारे साथ बैठे हैं, तो आप सबको तो ये पॉडकास्ट जो भी कैमरे के उस साइड बैठ के देख रहे हैं उन सबको तो ये पॉडकास्ट बहुत क्लियरली दिख रहा होगा, बट शायद आकाश सर को ये पॉडकास्ट उतना क्लियरली ना दिखे घर जाके, और ये सिर्फ इनके लिए ऑडियो ही पॉडकास्ट आई गेस। तो इस सब चीज़ों का अपन अगर बैकग्राउंड लें तो इसमें आपका क्या व्यू पॉइंट। मेरा दूर का विजन ज़्यादा वीक है, अच्छा। पास का मैं मैनेज कर लेता हूँ। तो पढ़ाई मैंने पेपर भी खुद से ही लिखे थे, और अभी इम्प्रूव जो ये फेज चल रहा था 2020 से 22 का, वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट फेज था। और मुझे ध्यान है कि 22 का जब मेंस लिख रहा था तो यही मेडिकल हुआ था सफदरजंग में, तो कुछ वायरल इन्फेक्शन लग गया था, हम 3 का था, तीनों का ही वो हो गया था। तो बहुत ज़्यादा वो तो प्रॉब्लम रही थी, मतलब आई साइड की। और प्रीलिम्स के बाद लगभग 1.5 महीने तक मैं बुक भी देखी भी नहीं थी। मेंस था, लेकिन जब लोग फुल फ्लेज तैयारी कर रहे थे मैं पढ़ ही नहीं पा रहा था। और मेरा छोटा भाई अभी यहाँ बैठा भी है, ये फिर जब 1 महीने बाद जब तैयारी चालू की, 1-1.5 महीने बाद, जबकि 1 महीना पूरा वेस्ट कर चुका था क्योंकि मैं देखने की कंडीशन में ही नहीं था। तो ये एक मेंटल इश्यू का भी रहा था। तो मेरा भाई मुझे फिर 1 महीने बाद ये लाइब्रेरी छोड़ के आता था, फिर लंच के टाइम पे लाता था, फिर लाता था। तो मैंने लगभग 60% प्रिपरेशन तो सुन सुन के की थी। अभी तो जैसे ही वो ट्रीटमेंट भी चला, किस्मत से बहुत अच्छे डॉक्टर मिल गए, तो अभी तो इम्प्रूवमेंट है, तो मैं देख तो सकता हूँ। उस टाइम बहुत दिक्कत थी, अभी तो बहुत नॉर्मल हो गया। तो ऐसा नहीं है, देख नहीं पाता। दूसरा रहा मेंटल हेल्थ का, मेंटल प्रेशर का। तो जो फर्स्ट फेज था उसमें काफ़ी स्ट्रेस आया था, स्पेशली राइटिंग के जो चैलेंज था। 14 में प्रीलिम्स
मेरा लगभग क्लियर होने का हो गया था। क्लियर होने के बाद की बात है, मेंस वही राइटर, तो मैं यहाँ फोर्ट इसमें न्यूरोलॉजी का कुछ वो चल रहा था, ट्रीटमेंट राइटर्स के लिए। वो बोलते थे कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तब उसमें ये था कि तो मेडिसिन लो तो वो मेमोरी पे इफेक्ट करती थी। मतलब वो मैं जब टैबलेट लेता था तो ऐसा वो शैडो दिखती थी और नींद आती थी या तो डॉक्टर ने, मैंने कहा कि मैं तो ये तो मैनेज नहीं हो पा रहा, बहुत स्ट्रेस है, तो उसने स्लीपिंग पिल्स दी थी। तो मतलब इस लो पे भी गए हैं डिप्रेशन टाइप में कि सोने के लिए भी स्लीपिंग पिल्स ली थी। 14 में कुछ फेज ऐसा भी आया था। लेकिन मैं मानता हूँ कि एक तो कुछ करने की इच्छा थी, दूसरा ये भी था कि पढ़ाई मुझे अच्छी लगती थी। मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों को पढ़ाई से प्रॉब्लम, वो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं थी कि मुझे पढ़ने से दिक्कत है, एग्जाम पास हो रहा था वो था। लेकिन मेंटल इसका फ्रस्ट्रेशन का तो मैं यही बोलता हूँ कि अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, दूसरा आप टीचर से मिलिए, दोस्तों से मिलिए। मेरे लिए तो मेरे कुछ फ्रेंड थे जो काफ़ी इसमें हेल्पफुल रहे, साथ रहते थे, बात करते थे। और उसके अलावा फिर मैंने मेडिटेशन एज ए हॉबी डेवलप की। और मैं मानता हूँ कि कई बार फिर जब एलोपैथिक ट्रीटमेंट काम नहीं किया था, एक छोटा सा ऐड करना चाहता हूँ उसमें, तो होम्योपैथी के प्रेसिडेंट के मेडिकल एडवाइजर थे जो शशांक सर ने उनको रिकमेंड किया था, उनका भी ट्रीटमेंट लिया उन्होंने। लगभग 1 साल तक सारी मेडिसिन ट्राई की थी। फिर उन्होंने कहा कि भाई इसका ट्रीटमेंट तो मेरे पास है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब हो सकता है किस चीज़ से सही हो जाए। तो तुम ये योगा, मेडिटेशन, ये ब्रीदिंग को ट्राई करो। तो मुझे लगता है फिर मैंने विपස්සना के कैंप किए, या वैसे भी मैं थोड़ा सा करता रहा मेडिटेशन, उससे वो राइटर क्रैम्प भी शायद उससे सही हुआ और मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हुई। और ये जो दूसरा फेज था 2020 वाला और ये 22 तक, इसमें मेंटल हेल्थ का इतना इशू नहीं रहा, क्योंकि ये मैं अपने इंटरेस्ट के लिए दे रहा था और ना मैंने ज़्यादा लोड लिया। इसको छोड़ के सिर्फ ये 22 का जो मेंस था, इसमें थोड़ा सा स्ट्रेस था क्योंकि आंखों की वजह से मेरा टाइम बहुत ख़राब हो रहा था और मैं पढ़ नहीं पा रहा था, तो कभी कभी टेंशन होती थी अदरवाइज। और मैंने इतना स्ट्रेस नहीं थी यार। मेरा पढ़ने का ऐसा था कि पढ़ाई तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, अब सब कुछ खत्म हो गया तो मैंने सोचा अब क्या करें। और एक दूसरा है कि मेरी सुबह जल्दी उठने की आदत है। अब 5:30 बजे उठ के अगर सब घर वाले सो रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। और आई साइड की वजह से फिजिकल एक्सरसाइज और वो सब लिमिटेड है ही। रनिंग रनिंग में तो ये तो कर लो लेकिन खेल सकते नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो फिलोसॉफी से एमए कर लेते हैं। अभी फिलोसॉफी से एमए चल रही है, जबकि उसका कोई लाइफ में तो बहुत बड़ा पर्पज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्जाम के लिए कुछ है। तो मुझे लगता है अगर आपका सर का क्वेश्चन घुमा के वापस आते हैं कि अगर पढ़ाई से आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है तो ये एग्जाम आपके लिए सही में डिफिकल्ट है। मुझे लगता है पढ़ाई अगर अच्छी लगती है तो और चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन पढ़ाई में इंटरेस्ट तो आपको डेवलप करना ही पड़ेगा। और अगर इंटरेस्ट पढ़ाई में है तो वो फ्रस्ट्रेशन थोड़ी कम हो सकती है। और दूसरा, आप एक्स्ट्रा बुक पढ़ लो, मैं तो सिलेबस की नहीं तो कुछ और पढ़ ली और वो प्रीलिम्स में काम आ जाती है। तो सर मूविंग फॉरवर्ड और कंक्लूड करते हैं इस चीज़ को। तो मतलब आपका जो अभी नए एस्पिरेंट्स जो आए हैं 2024 के लिए, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा एक, कि वो अपने आप को आगे कैसे लेके जाएं पूरे अगले 12 महीने, और कैसे अपने आप को क्या है कि इंटैक्ट रखें इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन में, ताकि उनका एक अच्छा लेवल पे क्या है कि एफर्ट दे पाएं अपने एग्जाम। तो कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, तो जैसा अपन ऐसे में करते हैं कि इंट्रोडक्शन से ही चालू करते हैं, तो मैं तो वही कहना चाहूँगा कि इसमें लक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मैं कह रहा था कि अगर भगवान देना चाहता है तो वो आपको देंगे ही। और दो सर भी बार बार बोलते हैं कि अगर आपका नहीं होना ना तब तो आप कुछ भी कर लो लेकिन अगर आपको करना है तो अगर आपका होगा तो उसके लिए तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मैं हार्डवर्क अपनी जगह है, लेकिन लक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जाम जितना अभी रैंडम होता जा रहा है और डिफिकल्ट होता जा रहा है, तो प्री भी रैंडम हो गया, हो सके अब तो हम दे तो शायद हमसे भी नहीं निकले, मुझे तो लगता है निकल जाएगा। दूसरा लेकिन ये है कि मेंस भी अपने आप में एक बहुत लक का फैक्टर है। लास्ट ईयर मेरे ऐसे में 89 मार्क्स थे, जबकि पहले जब मैं देता था तो 136 और 130 120 ऐसे मार्क्स आते थे। लेकिन 89 पे आ गए, इस बार 120 आ गए, तो 30 मार्क्स का गैप तो यहीं क्रिएट हो गया। तो ये लक का ही है, लेकिन लक भी तभी काम करेगा तब जब आप हार्ड वर्क करो। बैठे बैठे तो ये तो है नहीं कि आपका नाम गलती से लिस्ट में आ जाए। तो हार्ड वर्क तो आपको करना ही है। और कुछ चीज़ बेसिक भी होती है, जो मैंने आपको बताया कि 16 तक चैलेंजेस अपनी जगह थे, राइटिंग की प्रॉब्लम अपनी जगह थी, लेकिन कुछ कमी मेरे अंदर भी थी, जो जैसे मैंने बताया कि मैंने PYQ कभी सॉल्व नहीं किए थे। तो मुझे लगता है जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, सिलेबस आपको देखना पड़ेगा पूरा,
हर टॉपिक पे आपको अच्छे से नोट्स बनाने पड़ेंगे, पीवाई को आपको देखने पड़ेंगे, सॉल्यूशन चाहे आप बाहर से करो, कोचिंग से करो या खुद से बनाओ, वो आपको देखना पड़ेगा। तो मैं नए स्टूडेंट्स के लिए यही कहना चाहता हूँ कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है प्रीलिम्स के लिए, अपना पहले बेस स्ट्रॉन्ग करो। बहुत चीज़ों के लिए अभी शुरू में नहीं भागे, बाद में टाइम मिले तो आप ऐड कर सकते हो अपना बेस जो, क्योंकि अगर कोचिंग कर रहा है कोई, तो मैं तो मानता हूँ कि कोचिंग फिर फुल डेडिकेशन से करनी चाहिए। जब मैंने क्लासेस अटेंड की थी तो मुझे ध्यान है दिवाली के बाद सिर्फ एक ही छुट्टी पूरी साल में की थी। या तो करो ही मत, मैंने ये नहीं कहता कि आप कोचिंग करो, लेकिन अगर आप कर रहे हो तो फिर एक बार तो आप फुल टीचर पे बिलीव करके उसको पूरी तरीके से करो। मैंने एक क्लास नहीं छोड़ी थी, और जो मेरे नोट्स थे वो मैंने इतने पढ़े थे कि उनमें से जो क्वेश्चन आते थे, जैसे सर आप प्रीलिम्स के लिए पूछ रहे थे, तो ये भी एक रीजन था, मेरे नोट्स में से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वो तो मैं गलत नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैंने एक भी क्लास नहीं छोड़ी थी, और टीचर जोक भी सुनाया, कुछ भी बोल रहा है, मैं जो इंपॉर्टेंट है पूरा लिखता था। ऐसे मेरे नोट्स थे। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर कोचिंग कर रहे हो तो फुल डेडिकेशन से करो, बार बार कंफ्यूज मत हो, ये मत सोचो कि ये टीचर सही नहीं है, वो सही नहीं है, वो एक साल बाद सोच लेना अगर फेल हो जाते हो तो आप तो यही करना चाहिए। अगर कर रहे हो डेडिकेशन से करो, इतना स्ट्रॉन्ग बेस बनाओ। क्लासेज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, 3 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर आप जाके वो पढ़ो ही नहीं तो क्या ही मतलब है। या तो मत आओ, क्लास आ रहे हो तो आप फिर उसको अच्छे से करो, और उसको तो ऐसा कर लो। अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा छोटा भाई भी अभी कोचिंग कर रहा है, वो भी पूछता रहता है, तो मैं तो यही कहता हूँ कि देख अगर कोचिंग ज्वाइन कर ली तो कोचिंग में जो पढ़ाया है वो तो पूरा करना ही है। पहला बोला कि एनवायरनमेंट के लिए क्या पढ़ूँ, मैं उससे यही पूछता हूँ क्लास नोट्स कंप्लीट हो गए क्या, तो वो कहता है वो एक बार मैंने पहले 3 बार उनको रिवाइज करो, फिर एक्स्ट्रा जो ऐड करना है वो बाद में करो। जो चीज़ एक साल इन्वेस्ट कर दी, 3 घंटा डेली, 6 घंटा डेली इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको जाने मत दो। तो पहला मैसेज तो यही है कि जो आप काम कर रहे हो वो दिल से करो, उसको डेडिकेशन से करो। पहली साल में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की और बहुत ज़्यादा कुछ करने की, सब कुछ पढ़ने की कोशिश मत करो। ये एग्ज़ाम ऐसा है कि क्लास नोट से भी सिलेक्शन होते हैं। मुझे ध्यान है मेरा दोस्त था, पहले अटेम्प्ट में ज्योग्राफी के जो ही क्लास नोट्स मैं पढ़ा, उसी से पहले अटेम्प्ट में कोचिंग चलती चलती में ही हो गए, कोचिंग कंप्लीट भी नहीं हो पाई और लोग रैंक ले आते हैं। पहले अटेम्प्ट में लोग हो रहे हैं, अभी भी आप देखोगे तो टॉप रैंक पर पहले अटेम्प्ट में आ रहे हैं लोग। तो ऐसा नहीं है कि पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता, जबकि बहुत ज़्यादा चांसेस है पहले दूसरा सबसे अच्छा अटेम्प्ट होता है मेरे अकॉर्डिंग। तो आप जो कर रहे हो डेडिकेशन से करो। दूसरा है कि रीडिंग और ये पढ़ाई, ये अपना इंटरेस्ट बना लो। ये तैयारी पढ़ाई के लिए भी है, कई बार लंबा समय भी लग जाता है, अगर आपको पढ़ना ही पसंद नहीं है तो आप टिक नहीं पाओगे। और तीसरी चीज़ है कि मेंटल हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे दोस्त बनाओ, टीचर से भी बात करो, और उसके अलावा जो रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है। आजकल यूट्यूब पे इन सब पे इतना मटेरियल मिलने लग गया है कि फिल्टर करना बहुत मुश्किल है। और इसमें एक फनी बात भी है कि लोग कंटेंट के लिए यूट्यूब पे नहीं आ रहे, आजकल जो अननेसेसरी की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो कंटेंट अगर कोई दे रहा है ना, जैसे सरके पे भी कंटेंट है, लेकिन वो नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि 3 घंटे का कंटेंट देखने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, लेकिन 3 घंटे की जो स्टोरी और ये सब एंटरटेन चल रहा है वो आप देख सकते हैं। तो वो एंटरटेनमेंट को अवॉइड करें। कंटेंट यूट्यूब पे मिल रहा है तो ले लो, नहीं तो क्लास से या जहाँ से अननेसेसरी टेलीग्राम और उन सब पे इकट्ठा करने से की भी जरूरत नहीं है। क्लासेज लोग इकट्ठा करते रहते हैं, और फिर मैंने भी देखा, क्योंकि मैंने भी इधर उधर से नोट्स लिए थे पहले टेलीग्राम, वो कभी पढ़ने में नहीं आते, फिर बल्क में पता नहीं कब डिलीट होते हैं। तो अगर आपको सही में ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए तो क्लास इंपॉर्टेंट है, तो वो चोरी करने की जगह या तो ज्वाइन कर लो, या एक बार लेके एक भाई ये कर लिया, इसको देखना ही है। तो आपका कंटेंट है ना वो भी लिमिट करना बहुत जरूरी है। आजकल फ्री के चक्कर में हो क्या रहा है कि इकट्ठा कर लेते हैं। मैंने हार्ड डिस्क देखे लोगों के, उसमें पूरी कोचिंग भरी पड़ी है सबकी। बिल्कुल बिल्कुल, डाउनलोड करना आसान है लैपटॉप में, मगर दिमाग में उसको डाउनलोड करना दिमाग में difficult। डाउनलोड करना उतना ही डिफिकल्ट है। आई विल ऑल्सो पिन आकाश सर का टेलीग्राम चैनल इन द यूट्यूब लिंक, और हम उसको टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी करेंगे। बट मैं लास्ट में हिमांशु सर को एक कहना चाहूँगा कि आप सर कंक्लूड करिए, और जो आपको कुछ अगर एक्स्ट्रा पूछना है तो पूछिए। नहीं मतलब जैसा कि मैंने पहले बताया कि इट इज़ लाइक अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑफ आकाश, और आई जस्ट विश हिम गुड लक फॉर द फ्यूचर, एंड डेफिनेटली आई नो दैट ही विल मेक अस प्राउड इवन इन द सर्विसेज। ये जो इसका डेडिकेशन है वो आगे भी वो दिखाई पड़ेगा सर्विसेज में। तो कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन आकाश। थैंक यू सर। और सर मैं लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूँ बस इसमें, कि ये जर्नी तो रही, और मेरा हार्डवर्क तो एक छोटी सी चीज़ है, क्योंकि हार्डवर्क तो बहुत लोग कर रहे हैं। मैं भगवान का, और कुछ लोग ऐसे रहे हैं इसमें कि उनका इंटेंशनली अनइंटेंशनली बहुत सपोर्ट रहा है। जैसे मेरे लिए तो मेरे पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है
कि मैं बर्थ से ब्लाइंड था, तो उन्होंने टाइम पे ऑपरेशन कराए। टोटल 7 ऑपरेशन हो चुके हैं अब तक, 3 तो तभी हो गए थे, फिर उसके बाद लेंस के लिए वो हुआ ऑपरेशन, फिर स्क्विंट था मेरे, मतलब एक आँख बिल्कुल डिफेक्टेड थी इधर वाली, तो उसका भी ऑपरेशन कराया उन्होंने। तो 7 टोटल ऑपरेशन होने के बाद इस लायक रहा कि आज आईएएस बन पाया। और दूसरा है कि लोग सक्सेस के बाद हो सकता है दोस्तों को भूल जाएं, लेकिन मेरी जर्नी में तो टीचर्स का, मैं ये नहीं कहता कौन सी कोचिंग खराब थी या थी, मैं तो बात ऐड करना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि ये टीचर खराब है, ये टीचर खराब है, तो इसमें ओशो की एक बहुत अच्छी बात है कि वो 2 मिनट है, ओशो की एक बहुत अच्छी बात सुन रहा था, उनसे बोलते हैं कि आजकल इतने फेक गुरु और ये सब घूम रहे हैं, और है ना कि कोई भी कुछ भी ज्ञान दे रहा है, सब एनलाइटनमेंट की बात करते हैं, सभी पढ़ा रहे हैं कि ऐसा क्यों है। तो वो कहते हैं कि फेक गुरु इतने सारे होने का रीजन ये ना कि फेक शिष्य बहुत ज्यादा घूम रहे हैं। अगर सही में शिष्य है ना, तो वो अच्छे गुरु को पहचान भी लेगा और बिना गुरु के भी सक्सेस पालेगा। अगर एक लब पे ना, तो वो शायद मिट्टी की मूर्ति से भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बन जाएगा। तो मैं इसमें जो भी मेरे टीचर्स का डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सर के भी मैंने कुछ यूट्यूब पे वीडियो देखे PYQ के, एग्जाम खत्म होने के बाद भी, तो मैं तो बता रहा हूँ मेरा तो मतलब ये इंटरेस्ट है, तो मैं वैसे देख रहा था, सर के भी है। और उसके अलावा भी जहाँ से मैंने पहले भी जो कोचिंग की है, वो टीचर्स का भी कहीं ना कहीं तो कंट्रीब्यूशन था। मैंने ALS से फाउंडेशन किया था, उनका भी बहुत बड़ा रोल था, और हो सकता है प्रीलिम्स क्लियर। और दूसरा, सक्सेस के बाद लोग दोस्तों को भूल जाते हैं, मैं तो मानता हूँ कि मेरी सक्सेस में मेरे कुछ दोस्तों का भी बहुत बड़ा रोल था। जैसे अब नाम भी ले लेता हूँ, उनको भी अच्छा लगे शायद, रोहित यादव मेरे साथ वहीं था, और एक दोस्त और था इनडायरेक्टली रहा था, किशोर, उसने बहुत की। रोहित ने तो स्पेशली, मतलब मैं उसके बारे में ये बता दूं कि वो इस बार मेज दे रहा है। अगर कंटेंट में कोई मैंने देखा है ना इस प्रिपरेशन में 10 साल में, तो उसका क्लियर नहीं हुआ, मेंस का भी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन उसका कंटेंट उसके पास इतना है, और उससे आप ये पूछ लो कि ये टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, तो वो सोर्स बता देगा। तो ये ईगो भी खत्म कर देना चाहिए लोगों को। कई टॉपर से सोचते हैं कि हम तो बिल्कुल तोप हैं, जो सर बोलते हैं ना कि तोप है, वो वाला नहीं है। आपसे बहुत, हमसे भी बहुत अच्छे अच्छे लोग, बहुत नॉलेज वाले लोग हैं, या तो उन्होंने यूपीएससी का रास्ता चुना नहीं, या शायद रास्ता चुनने के बाद भी उनको सक्सेस नहीं मिली, कुछ उनकी स्ट्रेटजी में कमी हो सकती है, या भगवान की मर्जी नहीं हो। तो मैं तो यही लोगों को ये भी देना चाहता हूँ कि इस सक्सेस के पीछे ईगो भी नहीं आना चाहिए, कि आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया, आपसे बहुत बड़े बड़े बहुत नॉलेज वाले लोग इस फील्ड में भी हैं, जो टीचर्स भी हैं। कई लोग तो कहते हैं ना कि खुद का नहीं हुआ, लेकिन होना एक सक्सेस की वो नहीं है, नॉलेज उनको भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं नए लोगों को ये देना चाहूँगा कि इससे ईगो डेवलप नहीं करें। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि टॉप रैंक आ गई वो ही टॉप एडमिनिस्ट्रेशन में भी टॉप करते हैं। मैंने देखा है कि मैं तो क्योंकि तहसीलदार सर्विस में 4 साल से रहा हूँ, तो मैंने देखा कि कुछ लोग छोटी सी पोस्ट पे होके भी बहुत अच्छा काम कर जाते हैं, कुछ लोग टॉप करके भी उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते। तो ये एक स्टेज है, और मैं सर का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद चाहूँगा कि ये स्टेज पास हो गई, और मैं जो असली एग्ज़ाम जो अब होता है स्टार्ट, कि मैं लोगों के लिए अच्छा काम कर पाऊँ, तो मैं उसमें सक्सेस रहूँ। ये तो सक्सेस एक छोटी सी है कि चलो एक तरीका मिला है काम करने का, लेकिन जो काम करना है वो अच्छे से कर पाऊँ। और मैं मेरे दोस्तों का, घर वालों का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं शुभकामना भी देता हूँ कि कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मेरी RS में भी तैयारी में हेल्प की थी, IAS में भी की है, और उनको उनकी सक्सेस मिली।